वेलकम बैक। जब हम स्टार्टअप्स की बात करते हैं, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, स्टार्टअप एक इनोवेशन है। स्टार्टअप का मतलब है कि एक ऑल वेल सेटल्ड मार्केट को, एक ऑल वेल सेटल्ड बिजनेस को एक नए रेवेन्यू सिस्टम और एक नए डिलीवरी सिस्टम से रिप्लेस करके एक कम्प्लीटली नया सेगमेंट बनाने को कहते हैं। ठीक है, तो स्मॉल बिजनेस और स्टार्टअप में ये डिफरेंस होता है कि स्मॉल बिजनेस वो चीज़ करता रहता है जो अब तक होती है ही है। स्टार्टअप वो काम करता है जो रेवोल्यूशनलाइज कर देता है उस पूरे सिस्टम को, इंक्लूडिंग डिलीवरी, प्रोडक्ट एंड रेवेन्यू स्ट्रीम। तो एक नेचुरल क्वेश्चन ये है कि भारत के जो एंटरप्रेन्योर एंथुजियास्ट हैं उनके मन में आना लाजमी है कि क्या स्टार्टअप का समय अब चला गया है या स्टार्टअप का स्पेस अब एक तरह से ओवर सैचुरेटेड हो गया है। द आंसर इज़ नो, बट येस। पहले येस की बात करते हैं। अगर आप एक मीडियोकर चीज़ करना चाहते हैं, जैसे खाना यहाँ से वहाँ डिलीवर करवाना चाहते हैं, तो उस स्टार्टअप का टाइम ऑलमोस्ट ओवर सैचुरेट हो चुका है। अगर आप बहुत ही सीधा सा काम करना चाहते हैं जो कई सालों से चलता आ रहा है, जैसे कि ब्याज पर लोन देना और रिकवरी करना, फिनटेक, उसका समय ओवर सैचुरेट हो चुका है। लेकिन द गुड न्यूज़ इज़ अभी भी कम से कम हज़ारों लाखों स्टार्टअप्स और कंपनीज़ ऐसी हैं जो बनेगी आने वाले कुछ सालों में। अगर आप .com को समझें, .com का जो एक बबल नहीं कह सकते, पूरा एक समय आया था, पूरा कम से कम 3 डिकेड तक रहा है .com वाला टाइम। 90s से स्टार्ट हो गया था, 80s से हो गया होगा, बट 90s से जोर पकड़ा। अमेज़न बना, गूगल बना, याहू बना, फेसबुक बना, जो वर्चुअली दुनिया की टॉप 100 कंपनीज़ हैं जो आज की तारीख में दुनिया चलाती है या एक तरह से सर्विलेंस करता है। वो सारी कंपनीज़ 90s के बाद बनी, यानी पिछले 3 साल में बनी है, पिछले 30 साल में बनी है। अब अगर आने वाले 30 साल की जो कंपनियां होंगी वो अब बनना स्टार्ट होंगी। अब किस किस सेगमेंट में काम होना बाकी है जो ओवर सैचुरेट नहीं हुआ है? ग्रीन एनर्जी, जैसा कि आपको सबको पता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट ख़त्म नहीं होने वाली, वी नीड इट। दिक्कत ये है कि एनर्जी एनवायरनमेंट फ्रेंडली तौर पर हम बना नहीं पा रहे हैं। हम मतलब इसी दुनिया के कुछ ऐसे देश हैं जो बना नहीं पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया का मेजर एनर्जी जो मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन होता है वो कोल से होता है। हमें क्लीन एनर्जी पर जाना पड़ेगा। क्लीन एनर्जी मतलब सबसे नेचुरल आंसर है न्यूक्लियर एनर्जी, रेडियो एक्टिव एनर्जी, जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के थ्रू मिलेगी। उस पर भी बहुत काम होना बाकी है। काम कैसे होना बाकी है? न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एनर्जी तो क्लीन देते हैं, पोल्यूशन भी नहीं होता। पोल्यूशन मतलब धुएँ वाला पोल्यूशन नहीं होता, लेकिन इसका पोल्यूशन रेडियो एक्टिव पोल्यूशन होता है। अब पूरी दुनिया के किसी भी साइंटिस्ट ने, किसी भी एंटरप्रेन्योर ने आज तक इस रेडियो एक्टिव कचरे का सोल्यूशन क्या है वो नहीं ढूंढा। ढूंढने का ट्राई भी किया होगा तो ढूंढ नहीं पाए, बिकॉज इट इज़ काइंड ऑफ टू रिस्की एंड बहुत मतलब आम जनता को इफेक्ट इमीडिएट लेवल पर नहीं कर रहा है। तो अभी दूर की कौड़ी है, लेकिन इस पर काम होगा आने वाले डिकेड्स में। वेस्ट मैनेजमेंट, ये एनवायरनमेंट और पोल्यूशन से ही रिलेटेड है, लेकिन इसके अंदर बहुत स्कोप है। बहुत सारे ऐसे लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ठेकेदार हैं जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का काम करते हैं। अगर इसी लेवल पर एक कॉरपोरेट सॉल्यूशन मिल जाएगा दुनिया को, तो वेस्ट मैनेजमेंट में बहुत काम होना बाकी है। नेक्स्ट आता है ऑटोमेशन का मतलब आप समझ लीजिए कि आने वाली जो दुनिया है, मैनुअल कोडिंग का समय चला गया, मैनुअल इंजीनियरिंग का समय चला गया, आने वाला समय ऑटोमेशन का है। अभी अपने बेबी फॉर्म में है। अभी मतलब ये मान लीजिए ऑटोमेशन अभी न्यू बॉर्न बेबी है, अभी चलना भी नहीं सीखा, बस अभी किसी तरह से स्पून फीडिंग की जा रही है। लेकिन एक समय के बाद ये सेल्फ रिलायंट बन जाएगा। एक समय के बाद ये दुनिया को चलाने वाली कोडिंग को खुद लिखेगा। और कोडिंग तक तो चलो फिर भी समझते हैं कि एक आम जनता को इतना सपोर्ट नहीं करता, हेल्प नहीं करता, बट ऑटोमेशन में सेल्फ ड्राइविंग कार्स टेस्ला ने लॉन्च कर दी है, बहुत सक्सेसफुली चल रही है। जो रोबो क्लीनर्स आ रहे हैं आजकल 5-5 हज़ार में अमेज़ॉन पे मिल रहे हैं, वो भी एक ऑटोमेशन का पार्ट है। हर वो चीज़ जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत थी लेकिन अब नहीं रहेगी, वो ऑटोमेशन का पार्ट है। इस क्षेत्र में बहुत रेवोल्यूशन होने वाला है। नैनो टेक्नोलॉजी, ये मान लीजिए ये नाम है जो कई सालों से आप लोग सुन रहे होंगे। इसमें क्या होता है कि जिन जगहों पर एक ह्यूमन आँख, ह्यूमन हाथ और ह्यूमंस के बनाए हुए साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हेल्प नहीं कर पाते, वहाँ पर इस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ने वाली है। फॉर एग्जांपल सपोज़ कहीं पे कोई ब्रेन ट्यूमर होता है, कैंसर का कोई सेल होता है, उस सेल के जितना अगर छोटा रोबोट बनाने में इंसान कामयाब हो जाए और उस सेल के साइज़ पर जाकर उस सेल को डिस्ट्रॉय करने में इंसान कामयाब हो जाएगा, तो सोचिए कितनी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। नैनो टेक्नोलॉजी पर इस देश में काम होना है।
इस समय सुनने में शायद हो सकता है आपको बचकाना लगे, हास्यास्पद लगे, लेकिन एक समय पे इंसान का उड़ना भी, एरोप्लेन बनाना भी हास्यास्पद लगता था. सो मे बी इन द फ्यूचर विल हैव समथिंग अबाउट नैनो टेक्नोलॉजी ऑल्सो. हेल्थ स्टार्टअप, कोई माने या ना माने, अगर आप हेल्थ का काम करते हैं, इवन दवाई की दुकान पे हैं, अभी ट्रेडिशनल काम करते हैं, तो भी लाखों करोड़ों का बिज़नेस आसानी से है अगर थोड़ा बड़े लेवल पर आप कर लेते हैं. हेल्थ स्टार्टअप्स में कुछ ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिसमें अर्ली कैंसर डिटेक्शन हुआ, या हार्ट रिप्लेसमेंट हुआ, या नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, स्ट्रोक का इलाज, डायबिटीज़ का इलाज, शुगर का इलाज, या अर्ली डिटेक्शन भी अगर हम कर पाएंगे तो उसमें भी बहुत काम, बहुत इंसानी ज़िंदगी को हेल्प हो जाएगा. साइंटिस्ट का मानना है कि 2050 तक दुनिया की जो 5 बड़ी बीमारियां हैं उससे कोई भी नहीं मरेगा. तो यानी आने वाले 27 से 28 सालों में हेल्थ सेक्टर के अंदर स्टार्टअप्स का बहुत ज़्यादा बोलबाला होगा. नेक्स्ट आता है ड्रोन टेक्नोलॉजी. हम सबको पता है ड्रोन्स का इंपॉर्टेंस क्या हो गया आज की लाइफ में. यूक्रेन रशिया वॉर से हम लोग देख रहे हैं, शादी की जो फिल्म बनती है उस तक में हम लोग देख रहे हैं कि ड्रोन के बिना काम नहीं चलता. ड्रोन टेक्नोलॉजी के शॉर्ट्स आपको यूट्यूब पर हर जगह मिल जाएंगे. ड्रोन टेक्नोलॉजी में बहुत काम होगा. अभी तक के ड्रोन्स खाली हमें वीडियो प्रोवाइड करा पा रहे हैं, उसके बाद डिलीवरी तक के लिए यूज़ होंगे. और अगर एक तरह से पॉड्स की शक्ल में ड्रोन्स उड़ने लगे तो कार्स को भी रिप्लेस कर देंगे अगर इंसान का वज़न उठाने में कोई ड्रोन कामयाब हो जाएगा. नेक्स्ट, एविएशन सेक्टर. एविएशन में कहा जाता है कि दुनिया के अंदर जो पोल्यूशन है, मेरी कार या आपकी कार उतना पोल्यूशन नहीं करती जितना पोल्यूशन एविएशन सेक्टर करता है. जितना एक एरोप्लेन दिल्ली से मुंबई तक के सफ़र में पोल्यूशन करता है, उतना कई हज़ार कारें मिलके भी नहीं कर पाती एक दिन के अंदर, जो सिर्फ एक 3 घंटे 2.5 घंटे की फ़्लाइट में हो जाता है. तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम होने वाला है. ग्रीन एनर्जी. सप्लाई चेन. सप्लाई चेन मतलब एक ऐसा सोल्यूशन प्रॉब्लम है जो अगर आप एंटरप्रेन्योर है, बिज़नेस करते हैं तो आप समझेंगे. सपोज़ मैं जयपुर में बैठकर कोई प्रोडक्ट बनाता हूँ. सपोज़ ये पेन मुझे 3 रुपये का पड़ता है जयपुर में बना के, और अगर मुझे इसे तमिलनाडु में, चेन्नई में बेचना है, तो क्या ऐसी टेक्नोलॉजी हो, या क्या ऐसा ऑप्टिमाइजेशन किया जाए, या क्या ऐसा रियलिस्टिक सप्लाई चेन का मॉडल बनाया जाए जिससे ये प्रोडक्ट 3 रुपये का चेन्नई जाते जाते 30 रुपये का ना हो जाए. प्लस स्पीड इसमें एक मैटर होगा, प्लस इसमें डैमेज कंट्रोल एक मैटर होगा, प्लस जो रिस्क है वो मैटर होगा कि प्रोडक्ट डैमेज ना हो जाए, डिलीवरी लेट ना हो, प्लस कॉस्ट इफेक्टिव. सो सप्लाई चेन के ऑप्टिमाइजेशन पर स्टार्टअप्स आएंगे, बहुत ज़्यादा काम होने वाला है. ट्रांजिट एक ऐसा डिपार्टमेंट है, जैसे टेस्ला ने रेवोल्यूशनाइज़ किया है इलेक्ट्रिक व्हीकल को. इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसा कि आप जानते हैं ट्रेडिशनल फ्यूल से नहीं चलता. ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी को अगर हम बैटरी में स्टोर कर लें और उसको अगर एक लंबे समय तक स्टोर रख पाए और बहुत ही फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंसी के साथ एक मोटर को, टायर को घुमाने में मदद कर दें, तो उसमें पोल्यूशन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा. ट्रांजिट में जो आने वाले स्टार्टअप्स हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे तो हेल्प करेंगे. इसके साथ साथ जो हेल्प होगा वो होगा कि जैसे रैपिड ट्रांजिट सिस्टम होता है, मेट्रो रेल्स होती हैं, या अंडरग्राउंड ट्रांजिट सिस्टम होता है, या हाइपर लूप होता है, या ट्यूब होगी जो वैक्यूम ट्यूब होगी कि इस जगह से इस जगह तक बहुत तेज़ी से पहुंचा दे. इस पर काम चल रहा है. आने वाला समय इसका भी होगा. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उसी का पार्ट है ट्रांजिट का, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की टेक्नोलॉजी और रिफ़ाइन होगी. आने वाले 5 से 10 सालों में हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के पीक पर पहुंच जाएंगे, या मे बी अनदर 15 ईयर्स. बट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर आने वाले डिकेड्स में बहुत ज़्यादा काम होने वाला है. नेक्स्ट स्टार्टअप जो है वो है ब्लॉकचेन का. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अगर मैंने काफ़ी पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बिटकॉइन के बारे में बात की थी. बिटकॉइन, पर्टिकुलरली बिटकॉइन को अगर आप एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर यूज़ करेंगे तो इट्स रिस्की एंड इट्स नॉट कॉस्ट एफिशिएंट. ठीक है, और क्योंकि उसकी एक कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है. ठीक है, बट अगर आप ब्लॉकचेन को एक टेक्नोलॉजी के तौर पर यूज़ करेंगे, इन्वेस्टमेंट के तौर पर नहीं, सो ब्लॉकचेन भी आने वाले समय में एक बड़ा स्पेस डोमेन का लेने वाला है. सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बहुत जो रेवोल्यूशनाइज होने वाला है स्टार्टअप इंडस्ट्री में वो है ऑर्गेनिक इंडस्ट्री, FMCG. अभी आप समझ रहे हैं कि कितने तरह के एडिटिव्स के बाद हम लोग खाना खाते हैं. आज से कुछ साल पहले तक इतना लोग कॉन्शियस नहीं थे, रैपर के आर्टिकल्स नहीं पढ़ते थे, बॉक्स के ऊपर जो कंटेंट है वो इंग्रेडिएंट्स नहीं पढ़ते थे, लेकिन अब लोग पढ़ते हैं. प्लस अगर किसी भी डाउट होता है तो फटाफट गूगल कर लेते हैं. फिर उसके बाद यूट्यूब की वजह से लोगों को पता चलने लगा है न्यूट्रिशन क्या, हर केमिकल या इंग्रेडिएंट का क्या यूज़ है या क्या नुकसान है. तो आने वाले समय में लोग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पर ध्यान देंगे. अब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का इशू ये है कि शेल्फ़ लाइफ कम होती है. अब शेल्फ़ लाइफ अगर कम होती है तो इसके लिए आपको एक एफिशिएंट चेन, सप्लाई चेन, जैसा मैंने आपको बताया कि सप्लाई चेन एक स्टार्टअप की बहुत बड़ी इंडस्ट्री के रूप में उभरने वाला है. ऑर्गेनिक फूड की डिमांड और सप्लाई चेन और डिस्टेंस का इशू
सप्लाई चेन को भी एक बहुत बड़े स्टार्टअप के तौर पर आने वाले समय में दिखाएगा। तो अगर मेरे चैनल को कोई बडिंग एंटरप्रेन्योर देख रहा है और ये सोच रहा है कि स्टार्टअप इंडस्ट्री एकदम एक तरह से फुल प्रूफ हो चुकी है, ओवर सैचुरेट हो चुकी है, ऐसा नहीं है। बस आपको थोड़ा नैरो डाउन करना है अपनी सर्च को, अपनी ऑडियंस को, अपने प्रोडक्ट को। जो एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको ढूंढना है। स्टार्टअप्स अभी जो स्टार्टअप का एक्चुअल करिश्मा है, कैरिज्मा है, वो इस दुनिया को भी देखना बाकी है, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि ट्रेडिशनली इंडिया ने या दुनिया के कई देशों ने स्टार्टअप के तौर पर इनोवेशन का ट्राई तो किया है। यूएस में तो चलो इनोवेशन के नाम पर ट्राई हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल मोबाइल के अंदर से इन्हेलर लगा के कितना अल्कोहल आपने इनटेक किया है वो पता कर सकते हैं, या छोटे छोटे रेडियो एक्टिविटी डिटेक्शन डिवाइस मोबाइल के अंदर यूएसबी में या 3.5 mm जैक में लगा के लोग डिटेक्ट करने के स्टार्टअप्स बना रहे हैं। दैट्स इनोवेशन। बट इंडिया के अंदर अभी तक मेजरली इनोवेशन के नाम पर कुछ आईटी कंपनीज हम लोगों ने लॉन्च की है, कुछ मतलब एक तरह से डिलीवरी चैनल्स लॉन्च किए हैं। उसमें आप ई कॉमर्स में भले ही आप गद्दे डिलीवर कर रहे हैं, फर्नीचर डिलीवर कर रहे हैं, फूड डिलीवर कर रहे हैं, या स्टडी मटेरियल डिलीवर कर रहे हैं, या व्हीकल डिलीवर कर रहे हैं, बट आप एट द एंड ऑफ द डे डिलीवर कुछ ऐसा ही कर रहे हैं जो ऑनलाइन आप पे करो, ऑनलाइन प्रोडक्ट सेलेक्ट करो और आपके घर पे 2 से 3 दिन में डिलीवर हो जाएगा। सो इनोवेटिव लेवल पर इंडिया का जो स्टार्टअप सिनेरियो है वो भी बहुत वीक है। मैं तो वर्ल्ड लेवल पे भी कह रहा हूँ कि अभी इनोवेशन होना है। अभी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हमें पता भी नहीं कि प्रॉब्लम्स, अभी उनके सोल्यूशन ढूंढने बाकी हैं, और इंडिया में तो ये और भी लो लेवल पे है। तो अगर कोई निराश होकर बैठा है कि ऑलरेडी स्टार्टअप सिनेरियो $5 बिलियन, $10 बिलियन यूनिकॉर्न बन गया, लिस्ट हो गई कंपनियां, या कई लोग हैं जो आपको बताते हैं बड़ी तेज़ आवाज़ के अंदर कि मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया। स्टॉप कॉपिंग एनीबडी। आप जस्ट रियल वर्ल्ड को स्टडी करो, एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन करो। स्टार्टअप्स अभी होने बाकी हैं। जय हिंद।